मूवी शुरू होती है साल 1971 के उस मंजर से जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। कहानी की शुरुआत में हमें 1971 की जंग का बैकग्राउंड दिया जाता है कि कैसे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये कहानी उन शूरवीरों की है जिन्होंने लाखों की तादाद में आए दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कहानी हमें ले जाती है 20 नवंबर 1971 को जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में। वहां एक छोटे से गांव में दहशत का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए गांव में घुस आए हैं। उनका मकसद साफ था, उस गांव पर कब्जा करना और बॉर्डर पार करके भारत में अशांति फैलाना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। उनका सामना होता है लेजेंडरी लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर से। फतेह सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और उन घुसपैठियों को चुन चुन कर मारना शुरू करते हैं। फतेह सिंह का खौफ इतना ज्यादा था कि दुश्मनों की रूह कांप जाती है। उनकी निडरता देखकर घुसपैठिए घबरा जाते हैं और वापस पाकिस्तान की तरफ भागने लगते हैं। भागते वक्त वो रास्ते में लैंडमाइंस बिछा देते हैं ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। लेकिन फतेह सिंह कहाँ रुकने वाले थे। उनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी थी, फिर भी वो निहत्थे ही उन दुश्मनों के पीछे भागते हैं। भागते हुए फतेह सिंह का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है। जोरदार धमाका होता है, लेकिन धुएं के गुबार से फतेह सिंह सही सलामत बाहर निकलते हैं। वो अकेले ही उन तीनों घुसपैठियों को मौत के घाट उतार देते हैं और एक दुश्मन की लाश को उसी लैंडमाइन के नीचे दबा देते हैं। वहां खड़े होकर वो पाकिस्तान की तरफ चिल्लाते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर मेरे देश की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो देखने के लिए आंखें नहीं बचेंगी। इसके बाद दृश्य बदलता है और हम पाकिस्तान के रावलपिंडी हेडक्वार्टर को देखते हैं। वहां पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी ऑपरेशन चंगेज का प्लान बना रहे थे। उनका प्लान बहुत खतरनाक था। वो नेवी, एयरफोर्स और जमीनी रास्ते तीनों तरफ से एक साथ भारत पर हमला करना चाहते थे ताकि भारत को संभलने का मौका ही न मिले। उनका मकसद था भारत के दो टुकड़े करना। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पठानकोट का दृश्य दिखाया जाता है। यहां हमारी मुलाकात होती है मेजर होशियार सिंह से। मेजर होशियार सिंह अपनी टुकड़ी के साथ बॉर्डर के पास एक इलाके में पानी भरने गए थे। वो इलाका भारत का ही था, लेकिन तभी उन्हें सामने से कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी पानी भरने आते दिखाई देते हैं। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे पर बंदूकें तान देती है। तभी मेजर होशियार सिंह आगे बढ़ते हैं। वो पाकिस्तानी सैनिकों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जंग अभी शुरू नहीं हुई है और मैं एक मेजर रैंक का अधिकारी हूं। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि सीनियर अफसर चाहे दुश्मन फौज का ही क्यों न हो, उसे सैल्यूट किया जाता है। उनकी इस बात में इतना वजन था कि पाकिस्तानी सैनिक उन्हें सैल्यूट करते हैं। होशियार सिंह उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पोस्ट यहां से 3 मिनट की दूरी पर है और मेरी टुकड़ी सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर। अगर तुम यहां से भागने की कोशिश करोगे तो मेरे जवान तुम्हें इतना भून देंगे कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए चुपचाप पानी भरो और यहां से निकल जाओ। पाकिस्तानी सैनिक डर के मारे पानी भरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन होशियार सिंह समझ चुके थे कि सरहद पर तनाव बहुत बढ़ चुका है और कभी भी जंग छिड़ सकती है। इसके बाद हमें श्रीनगर एयरफोर्स बेस दिखाया जाता है, जहां हमारी मुलाकात होती है जांबाज पायलट मेजर सुखी सिंह से। वो अपने फाइटर जेट को बहुत ही शान से उड़ाते हुए नीचे उतरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ अरेबियन सी की तरफ, जहां नेवी के ऑफिसर जोसेफ नरोना अपने युद्धपोत पर तैनात थे। उनके रडार पर कुछ अजीब हलचल दिखाई दे रही थी जो खतरे का संकेत थी। यानी जल, थल और नभ तीनों जगह खतरा मंडरा रहा था। रात के समय होशियार सिंह अपनी टुकड़ी के साथ बैठे थे। जवान आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जो अक्सर फौजियों के बीच तनाव कम करने के लिए होता है। उन्हें देखकर होशियार सिंह को अपने पुराने दोस्तों की याद आ जाती है। वो अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालते हैं। ये फ्लैशबैक हमें 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी ले जाता है। वहां हम देखते हैं कि होशियार सिंह आर्मी, सुखी सिंह एयरफोर्स और जोसेफ नरोना नेवी की ट्रेनिंग एक साथ ले रहे थे। उस वक्त फतेह सिंह उनके इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। ट्रेनिंग के दौरान होशियार और सुखी के बीच हमेशा नंबर 1 बनने की होड़ लगी रहती थी। दोनों में बहुत टकराव होता था और जोसेफ हमेशा बीच में फंस जाता था
क्योंकि वो सुखी का दोस्त था, लेकिन उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता था। होशियार सिंह थोड़ा अलग था, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। उसके पिता शहीद हो चुके थे और मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान तीनों में झगड़े बढ़ते देख फतेह सिंह उन्हें सजा देते थे। फतेह सिंह उन्हें समझाते थे कि नेशनल वॉर एकेडमी में तीनों सेनाओं को एक साथ इसलिए ट्रेन किया जाता है ताकि जंग के मैदान में वो एक साथ काम कर सकें। वो कहते थे कि जंग के मैदान में न तुम्हारी राइफल और न ही टैंक तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त वो जवान होता है जो तुम्हारे बगल में खड़ा है। तुम्हारा प्रा यानी तुम्हारा भाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे सजा काटते हुए और साथ रहते हुए तीनों में गहरी दोस्ती हो गई। सुखी सिन्हा दिल का बहुत अच्छा था और बहुत मजाक करता था। एक बार सुखी ने जोसेफ से पूछा कि होशियार के घर से कभी कोई चिट्ठी क्यों नहीं आती। जब जोसेफ ने बताया कि होशियार का इस दुनिया में कोई नहीं है, तो सुखी बहुत भावुक हो गया। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। होशियार सिंह जब सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक राखी रखी है। ये राखी सुखी सिंह की बहन की थी। सुखी ने होशियार से कहा कि आज से मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है, मेरी बहन तुम्हारी बहन है और मेरी माँ तुम्हारी माँ है। उस दिन तीनों गले मिले और कसम खाई कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। फतेह सिंह की वो बात सच साबित हुई कि जंग के मैदान में तुम्हारा भाई ही सब कुछ होता है। फ्लैशबैक में ही हमें होशियार सिंह की निजी जिंदगी का एक बहुत प्यारा पहलू देखने को मिलता है। अचानक एक दिन होशियार के नाम एक चिट्ठी आती है। सब हैरान थे क्योंकि उसका तो कोई था ही नहीं। तब पता चलता है कि जब होशियार 7 साल का था तो उसका बाल विवाह हो गया था, लेकिन उसके बाद वो लोग अलग हो गए थे। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है और होशियार को बुला रही है। होशियार छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है। वहां वो पहली बार अपनी पत्नी को देखता है और उसे प्यार हो जाता है। उसकी पत्नी उससे उसके माता पिता की तस्वीर मांगती है। होशियार उसे अपने पिता की वर्दी दिखाता है और कहता है कि यही मेरी विरासत है। उसकी पत्नी उस वर्दी को प्रणाम करती है। कुछ समय साथ बिताने के बाद होशियार वापस ड्यूटी पर लौट आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वो बहुत खुश होता है और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक झूला बनाता है। वहीं दूसरी तरफ फतेह सिंह की भी एक कहानी थी। उनका बेटा अंगद सिन्हा भी फौज में जाना चाहता था। पहले तो फतेह सिंह की पत्नी मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है, क्योंकि अंगद अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनकर बड़ा हुआ था। वर्तमान में वापस आते हैं। रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि पाकिस्तान ने कई इलाकों में घुसपैठ कर ली है और फायरिंग शुरू हो गई है। सभी जवानों की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती है। जंग का बिगुल बज चुका था। फतेह सिंह जब रेकी निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि गांव वाले अपना घर-बार छोड़कर जा रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि दुश्मनों ने उनके खेतों और घरों पर कब्जा कर लिया है। वो लोग अपने घरों में एक दिया जलाकर जा रहे थे, इस उम्मीद में कि ये रोशनी उन्हें वापस अपने घर ले आएगी। फतेह सिंह ने कसम खाई कि वो इन दुश्मनों को खदेड़ कर रहेंगे। फतेह सिंह अपनी टुकड़ी के साथ चकपुरान विलेज को वापस लेने के लिए निकलते हैं। उनका प्लान था कि पहले दुश्मन के रेडियो ऑपरेटर को खत्म किया जाए ताकि वो एयरफोर्स से मदद न मांग सके। वो लोग रात के अंधेरे में हमला बोलते हैं। फतेह सिंह और उनके जवान भूखे शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने रेडियो ऑपरेटर को मार गिराया। तभी वहां रखे रेडियो पर पाकिस्तान के कमांडर की आवाज आती है। फतेह सिंह रेडियो उठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आदमी मारे जा चुके हैं, अपनी जान की खैर मनाओ और वापस चले जाओ। उधर से पाकिस्तानी कमांडर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें याद है 1 सितंबर 1965? उस दिन मैंने तुम्हारे बेटे अंगद को तड़पा तड़पा कर मारा था। ये सुनते ही फतेह सिंह सन्न रह जाते हैं। हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जहां फतेह सिंह और उनका परिवार गुरुद्वारे में था। तभी उन्हें खबर मिली थी कि उनका बेटा अंगद शहीद हो गया है। फतेह सिंह गुस्से में जवाब देते हैं, मैंने अपने बेटे के लिए 1 मिनट का मौन रखा था, अब मैं तेरी मौत का मौन नहीं रखूंगा। तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है। और गुस्से में वो पूरे पाकिस्तानी पोस्ट को उड़ा देते हैं। अब असली जंग शुरू होती है। तीनों दोस्त अलग अलग मोर्चों पर थे। सबसे पहले एयरफोर्स का सीन आता है। मेजर सुखी सिन्हा के एयरबेस पर पाकिस्तान के जेट्स हमला कर देते हैं। हर तरफ बमबारी हो रही थी।
सुखी सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने फाइटर जेट में बैठते हैं और उड़ान भरते हैं। वो हवा में ही दुश्मनों के कई विमानों को मार गिराते हैं। वो अकेले ही कई दुश्मनों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इस भीषण हवाई युद्ध में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। सुखी सिंह देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन मरने से पहले उन्होंने दुश्मनों की कमर तोड़ दी थी। दूसरी तरफ समुद्र में जोसेफ नरोना के जहाज पर पाकिस्तानी सबमरीन हमला कर देती है। जहाज में पानी भरने लगता है। जोसेफ अपने घायल साथियों को लाइफबोट में बैठाकर बचाते हैं। वो खुद आखिरी तक जहाज पर रुकते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि हर कोई सुरक्षित निकल जाए। तभी दुश्मन की सबमरीन से एक और टॉर्पिडो फायर होता है। जोसेफ उसे देख लेते हैं। उनके पास भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने देखा कि वो टॉर्पिडो लाइफबोट की तरफ जा सकता है। वो अपने जहाज को बीच में ले आते हैं। जहाज में धमाका होता है। जोसेफ बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो आखिरी दम तक लड़ते हैं और पाकिस्तानी सबमरीन को भी तबाह कर देते हैं। इस तरह जोसेफ भी अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। ये खबरें जब हेडक्वार्टर और बाकी यूनिट्स तक पहुंचती हैं, तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। होशियार सिन्हा को जब अपने जिगरी दोस्तों सुखी और जोसेफ की शहादत का पता चलता है, तो उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। उसे खबर मिलती है कि जरपाल एरिया में पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा हमला किया है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। होशियार सिन्हा के पास बहुत कम जवान थे और सामने दुश्मनों की पूरी बटालियन और टैंक थे, लेकिन होशियार सिंह ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने अपने जवानों से कहा कि हम इन्हें अंदर घुसने देंगे और फिर इनके सीने को छलनी कर देंगे। जरपाल की लड़ाई इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक बन गई। होशियार सिंह मशीन गन के बंकरों को तबाह करने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। गोलियों की बौछार के बीच वो ग्रेनेड फेंककर दुश्मनों की एलएमजी को शांत कर देते हैं। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें अपनी पत्नी से किया वादा याद आता है कि वो वापस जरूर आएंगे, या तो चलकर या तिरंगे में लिपटकर। उधर चकपुरान में फतेह सिन्हा के सामने पाकिस्तानी टैंकों की दीवार खड़ी थी। फतेह सिन्हा के पास एंटी टैंक माइंस खत्म हो चुकी थी। वो खुद हाथ में एंटी टैंक ग्रेनेड लेकर दौड़ पड़ते हैं। बॉर्डर फिल्म के पहले भाग की तरह यहां भी वो अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक करके टैंकों के अंदर ग्रेनेड डालते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। टैंक के अंदर वही पाकिस्तानी कमांडर था जिसने फतेह सिंह के बेटे को मारा था। फतेह सिंह उस टैंक को बेकार कर देते हैं। वो कमांडर बाहर निकलता है और फतेह सिंह उसे मारने ही वाले होते हैं कि वो भीख मांगने लगता है। फतेह सिंह उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जरपाल में होशियार सिंह मुसीबत में है। होशियार सिंह आखिरी सांसें ले रहे थे। दुश्मन के टैंक उन्हें कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहां एक जोरदार धमाका होता है। फतेह सिंह अपनी पूरी फोर्स और रॉकेट लॉन्चर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो एक ही झटके में दुश्मनों के टैंकों को उड़ा देते हैं और उस पाकिस्तानी कमांडर का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। फतेह सिंह अपने घायल साथी होशियार सिन्हा के पास जाते हैं। होशियार सिन्हा मुस्कुराते हैं। उन्होंने अपना वादा निभाया था, दुश्मनों को रोक दिया था। फतेह सिंह गरजते हुए कहते हैं, तुम हमारा एक मारोगे, हम तुम्हारे 1000 मारेंगे। तुम 1000 मारोगे, हम पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़कर बाहर कर दिया। जरपाल में फिर से तिरंगा लहराया गया। अंत में हम देखते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद होशियार सिंह, सुखी सिन्हा और जोसेफ नरोना जैसे शहीदों का अंतिम संस्कार होता है। फतेह सिंह खुद अपने दोस्तों की अर्थी को कंधा देते हैं। पूरा देश रो रहा था, लेकिन साथ ही गर्व भी कर रहा था। वो दोस्त जिन्होंने एकेडमी में साथ कसम खाई थी, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। मूवी का अंत इसी इमोशन और गर्व भरे मंजर के साथ होता है कि कैसे हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। बॉर्डर तो सिर्फ एक फिल्म नहीं, उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि है।